आ जाओ भाई सभी, वेलकम टू ऑल ऑफ। आ जाओ भाई सभी, आ जाओ भाई सभी, वेलकम टू ऑल ऑफ। एक बार जल्दी से कंफर्म करके बता दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसे आ रही है भाई सभी को। एक बार जल्दी सभी कंफर्म करके बता दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसे आ रही है सभी को। एक बार सभी कमेंट कर दो भाई। ठीक है भाई, एक बार सभी कमेंट कर देंगे। तो हमारी जो ये चल रही थी यूनिट, हमारी यूनिट चल रही थी भैया, कौन सी? ये जो सीरीज चल रही है हमारी, ये सीरीज चल रही है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की आपकी बीएससी सेकेंड ईयर की किताब में होती है ये, और ट्वेल्थ क्लास में भी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। और हमारी ये चल रही है यूनिट फर्स्ट। कौन सी चल रही है भैया? यूनिट फर्स्ट। आई होप कि यो लेक्चर थर्ड है। यो लेक्चर कौन सा है? थर्ड लेक्चर है यो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या? नमस्कार जी, एक बार सभी कंफर्म कर दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही सभी। एक बार जल्दी कंफर्म कर दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है भाई सभी को। बढ़िया आ रही है। तो मैंने लास्ट टाइम पे क्या निकाल ली थी? इंटेंसिटी निकाल ली थी एंड ऑन पोजीशन पे, अक्षीय स्थिति पे। तो आज जो मैं निकालने जा रहा हूँ, इक्वाटोरियल लाइन पे निकालने जा रहा हूँ। इक्वाटोरियल लाइन पे, इक्वाटोरियल लाइन पे, इक्वाटोरियल लाइन पे निकालने जा रहा हूँ भैया इंटेंसिटी। ठीक है, या इसे बोलते हैं ब्रॉड द लाइन, ब्रॉड द लाइन पे। ठीक है भाई, इस पे निकाल लेंगे हम इंटेंसिटी। ठीक है भाई, और किसके कारण? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। ठीक है भैया, इसे हम बोलते हैं हिंदी में निरक्षीय स्थिति के कारण। निरक्षीय स्थिति के कारण, निरक्षीय स्थिति के कारण। ठीक है भैया, निरक्षीय स्थिति के कारण, निरक्षीय स्थिति के कारण तीव्रता, इंटेंसिटी, यानी कि ई निकालनी भाई। क्या निकालनी है? ई निकालनी है। ठीक है भाई, इंटेंसिटी निकालनी है भैया इसकी। क्या निकालनी है? इंटेंसिटी निकालनी है। किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प लेनी है भैया हमें? डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की। किसकी हेल्प लेनी है भैया? इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा भैया क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल की। ठीक है भाई, एक बार सभी कंफर्म करो मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है सभी, एक बार कमेंट करके जल्दी बताएंगे भाई। ठीक है भाई, एक बार जल्दी बताऊंगा, कोई दिक्कत समस्या तो ना है। ठीक है भाई, पहले वाले नंबर की मैं आपको इंटेंसिटी निकाल के बता के आया था, और आज आपको ये दूसरे नंबर की इंटेंसिटी निकाल के दिखा रहा हूँ भैया। ठीक है, तो एक बार सभी कंफर्म कर दो, थंब कर दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। ठीक है भैया, जल्दी से, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है भैया, जल्दी। और फिर देखते हैं भैया, तो सबसे पहले इसका डायग्राम ही देख लेते हैं भैया। डायग्राम क्या कैसा होता है? अगर मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल बनाना बताया था, इलेक्ट्रिक डायपोल में आपको यहाँ पे क्या रखना है? माइनस क्यू रखना है। पहला माइनस रखना है, और फिर क्या रखना है? प्लस क्यू रखना है, प्लस क्यू चार्ज रखना है। मान लो ये ए पॉइंट है, और ये क्या है? बी पॉइंट है। ठीक है भैया, इनके बीच में मान लो ये माइनस चार्ज है, ये कैसा है? प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। और इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से इसे मैं ओ का देता हूँ, और यहाँ तक की डिस्टेंस है एल, और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या रहेगी? यो एल रहेगी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, स्टूडेंट को भी? जल्दी से बताओ, ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया हमारा। ठीक है भैया, तो अब क्या करना है हमें? इस पी पॉइंट पे क्या निकालनी है? इस पी पॉइंट पे क्या निकालनी? इंटेंसिटी निकालनी है। अगर यो ऑन द लाइन होता, ठीक है भैया, यो कैसा है? ब्रॉड द लाइन है। कैसा है? ब्रॉड द लाइन है भैया। ठीक है, अगर ये ऑन द लाइन होता तो एक्सिस पे देखते। अब यहाँ कैसा दिखाई दे रहा आपको? ब्रॉड द लाइन, लाइन से अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है भैया, कैसा दिखाई दे रहा भैया? ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, अलग से भी लिख सकते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। इसे अलग से भी लिख सकता है ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, साइड ऑन पोजिशन के लिए। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? आ जाओ भाई, देखो भाई, अब थोड़ा सा ध्यान दियो। अगर यो इसी लाइन में होता, पहला जो हम इंटेंसिटी निकाल के आए पहले वाले नंबर की, वो लाइन में था, तो वो ऑन द लाइन था, अक्षय था। लेकिन यो
अक्ष के नहीं है, निरक्ष है, मतलब कहने का मतलब है अक्ष में ना है, अक्ष होती तो ऐसा होती। अब यो क्या है भाई, हमेशा इंटेंसिटी की जो टर्म्स माननी गई है, इंटेंसिटी जो फॉलो करती है वो एक्स एक्सिस को फॉलो करती है। ठीक है भाई, ई किसा फॉलो करता है हमेशा, किसे, एक्स एक्सिस को, और बी किसा फॉलो करता है हमेशा, वाई एक्सिस को। ध्यान रखियो, ये एक छोटा सा हिंट था आपके लिए ई और बी में रिलेशन बताने का। तो इस पी पॉइंट पे मुझे क्या देखना है, इंटेंसिटी देखनी है। भैया एक बात बता दो मुझे जरा, एक बात बता दो, अगर अगर मैं क्या काम करूं, अगर इस पी पॉइंट पे क्या रख दूं, प्लस क्यू चार्ज रख दूं, कैसा चार्ज रख दूं, प्लस क्यू नोट चार्ज रख दूं, ये माइनस का क्यू है और ये कैसा है, प्लस का, तो अट्रैक्ट करेगा ना, तो अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती थी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बता रखा था, ओ से लेकर जहां तक की आपको वो निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है, जहां पी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है, हमेशा वो वाली डिस्टेंस कैसी मानोगे आप, आर मानोगे। बताई थी या ना ये वाली बात। ठीक है भैया, एक तो एक डिस्टेंस तो ये होगी इसकी, और एक डिस्टेंस ये होगी ऐसे। ठीक है, अब इसके पहले माइनस वाले के कारण देखे, माइनस है और ये कैसा प्लस है, तो क्या हो रहा, माइनस प्लस क्या हो रहा है, अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होगा भैया अंदर की तरफ ना, कैसा होगा, अंदर की तरफ ना। अब ये वाला देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, और ये भी कैसा है, प्लस है, तो रेपल्सन होगा, तो रेपल्सन कैसा होगा, बाहर की तरफ ना। एक बार जल्दी से डायग्राम को देख के बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी भी स्टूडेंट को। तो पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम इंटेंसिटी प्लस वाले के कारण देखते हैं, किसके कारण देखते हैं, प्लस वाले के कारण। पहले प्लस वाले के कारण देखा, देखो भाई प्लस वाले के कारण, इसे प्लस वाले को देखोगे तो रेपल्सन होगा बाहर की तरफ ने, तो इस वाली इंटेंसिटी को मैंने कह दिया E1। क्या कह दिया भैया मैंने, E1। और देखो अब माइनस वाले का कारण देखते हैं, तो माइनस वाला और ये प्लस वाला क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो कैसी होगी इंटेंसिटी, नीचे की तरफ ना। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया अट्रैक्शन तो यो भी कर सकता था, तो इसकी तरफ ना क्यों ना हुई, भैया हमेशा ये वाली चीज ज्यादा होती है, ये वाली ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल ये कम होता है, तो इस वजह से अंदर की तरफ ना अट्रैक्शन होता है, तो ये क्या हो जाती है हमारी, ये कैसे हो जाती है हमारी, E2 हो जाती है। ठीक है भाई, लेकिन अब भैया इन दोनों का एक मीडिएटर भी तो होता है, इन दोनों का एक मीडिएटर भी तो होता है, इसे हम क्या देते हैं ई, इसे हम क्या देते हैं ई। तो इस वाले सारे सिस्टम को अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, यहाँ पे देखना चाहूँ, तो आप क्या होगे, इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा आपको, इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा ये वाला सिस्टम, कि ऊपर की साइड में क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, यो E1 दिखाई दे रहा होगा, और नीचे की साइड में क्या दिखाई दे रहा होगा, E2 दिखाई दे रहा होगा, और ये बीच में क्या होगा यहाँ पे, यो ई होगा, यो कैसा होगा भैया, ई होगा। अब एक बात बताओ एक बात बताओ, यहां से दो तरीके के कंपोनेंट होकर चलते हैं, एक तो होते हैं हमारे पैरेलल कंपोनेंट, एक होते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। देखो इसके साथ E1 के साथ तो हमेशा जो इसके कंपोनेंट मेजर होते हैं, इसके साथ कंपोनेंट मेजर होता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टर्म्स शो कर रहा है। कैसी टर्म्स शो कर रहा है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर टर्म्स जो होती है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, यानी कि लंबवत परपेंडिकुलर टर्म्स जो हम साइन में लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, E1, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा, और निचले वाले का, इसका यो भी एक परपेंडिकुलर टर्म्स को शो कर रहा है, परपेंडिकुलर टर्म्स को शो कर रहा है, तो इसका भी टर्म्स कैसा हो जाएगा हमारा, E2 साइन थीटा। अब ये दोनों आपस में कैसे हो जाने के कारण, कैसे हो जाने के कारण, ये कैसे हो जाने के कारण, अपोजिट हो जाने के कारण, ये वाला परपेंडिकुलर टर्म्स और ये परपेंडिकुलर टर्म्स आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ये आपस में एक दूसरे को कैसे कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। लेकिन लेकिन अब यदि मैं कह लगू ये तो परपेंडिकुलर टर्म्स होगी इसकी, एक बार देख लो यहाँ पे ध्यान से, ये तो होगी इसकी परपेंडिकुलर टर्म्स। अगर मैं इसकी पैरेलल टर्म्स की बात कर लगूं, तो पैरेलल कंपोनेंट क्या आते हैं हमारे, समांतर कंपोनेंट क्या आते हैं, पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट क्या आते हैं भैया हमारे, समांतर, समांतर अवयव क्या आते हैं, समांतर अवयव आते हैं, समांतर अवयव आते हैं हमारे। हमेशा समांतर का मतलब है इस लाइन में, देखो यो वाली लाइन, यो वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी है आपस में, कैसी है, पैरेलल है ना, समांतर है ना, तो पैरेलल कंपोनेंट सेम सेम लाइन में होने के कारण क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो पैरेलल कंपोनेंट पहले वाले का क्या आता है, E1 कोस थीटा 1। ठीक है भाई, ऐसे यो इसका दूसरे वाले का क्या आता है, दूसरे वाला कंपोनेंट क्या आता है, E2 कोस, E2 कोस, या थीटा 1 ना कह के आप नॉर्मली, क्योंकि एक ही थीटा की बात हो रही है यहाँ पे, एक ही थीटा की बात हो रही है, तो कोस थीटा ऐसी,
इस वाले का क्या होगा E1 cos थीटा, इस वाले का क्या होगा E2 cos थीटा। तो इसके पैरेलल कंपोनेंट होने के कारण, क्योंकि ई बी यो ही है, ई बी यो ही है और ई बी यो ही है, मतलब यो वाली लाइन जो है पैरेलली शो कर रही है। और मैंने आपको बताया था कि जो एक्स एक्सिस को शो करेगा, एक्स एक्सिस को शो करेगा वो हमेशा ई में माना जाता है, हमेशा ऐड होता है। तो इसके जो ये पैरेलल कंपोनेंट है ये हमेशा कैसे होंगे, ऐड हो जाओगे। ई इजकल टू हो जाओगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, जल्दी बताओ डायग्राम को समझने में कोई दिक्कत समस्या तो ना है भाई। अगर इस वाले यहां से इन दोनों के लिए अगर दो तरीके कंपोनेंट मिलते हैं, एक तो पैरेलल कंपोनेंट मिलते हैं भैया। एक बात बताओ, पैरेलल वाले हमेशा साइन के रह में हैं और ये वाले जो हमारे परपेंडिकुलर वाले हमेशा कोस के रह में हैं। ये कोस वाले तो हमेशा ई को रिप्रेजेंट करवाना चाहे हैं, ठीक है, लेकिन ये साइन वाले हमेशा बी को रिप्रेजेंट करवाना चाहे। और क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए ई चाहिए, तो ये वाला तो नहीं लेंगे। तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर होने के कारण कैसे कर देते हैं, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये वाली टर्म्स बची, ये वाली टर्म्स। कोई दिक्कत समस्या किसी भी स्टूडेंट को, जल्दी से एक बार नोट कर लो डायग्राम भैया, जल्दी से एक बार डायग्राम नोट कर लो, ठीक है, और फिर आगे चलते हैं। ठीक है भैया, फिर आगे चलते हैं। कोई दिक्कत समस्या हुई हो तो बताओ, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई किसी को भी, ठीक है, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई किसी को भी। अगर मैं अब क्या काम करूं भैया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, इस सेक्शन में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाओगे, अगर आप पता करो इसकी वैल्यू कितनी हो जाओगी भैया, इसकी वैल्यू हो जाओगी, क्या हो जाओगी, देखो एल है और ये परपेंडिकुलर में तो आर है और बेस में क्या है एल है, तो ये वाली टर्म्स हो जाओगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ जाएगी। और ये वाली टर्म्स भी क्या जाओगी, ये वाली डिस्टेंस भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाओगी। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है, क्लियर हो गया भाई सभी को, जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है, क्लियर हो गया भाई सभी को। अब बस कुछ नहीं करना, अब तो इंटेंसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला लगा देना, बस डायग्राम समझना था आपको अच्छे तरीके से। आपको आई होप अच्छे तरीके से डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया। अब देख लो एक बार इंटेंसिटी का कैसे टर्म्स निकाल लेंगे, ठीक है भैया, इंटेंसिटी के कैसे टर्म्स निकाल लेंगे। अच्छा कुछ स्टूडेंट का लो एक बार नोट कर लो यहाँ तक जल्दी से, फिर मैं डायग्राम ऊपर भेज दूंगा, जल्दी से एक बार नोट कर लो, फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है भैया, फिर क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है भाई, नोट कर लो जल्दी से, फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, कर लिया नोट, डन लिख दो भैया सभी एक बार सभी स्टूडेंट डन लिख देंगे भैया, ठीक है, एक बार सभी स्टूडेंट डन लिख देंगे। ठीक है, अच्छे से आगे समझ में, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, अगर मैं पी पॉइंट पे इंटेंसिटी देखना चाहता हूँ, अगर मैं पी पॉइंट पे इंटेंसिटी देखना चाहता हूँ, तो अच्छा एक बात बताओ, E1 की वैल्यू मेरी क्या आएगी, E1 की वैल्यू क्या आएगी इंटेंसिटी, किसके कारण देख लो पहले, किसी के भी कारण देख लो, ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। तो E1 इजिकल टू क्या फॉर्मूला बनता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर बनता है। अगर चलो मैं एक बार नॉर्मली भी बता देता हूँ तुम्हें, जो स्टूडेंट अलग से हैं न्यू है, तो E इजिकल टू ये फॉर्मूला होता था क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन प्लस क्यू चार्ज के कारण E1 केस लेके चलता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, अब हम देखेंगे आर डिस्टेंस कितनी है उसकी, एक बार डायग्राम में देखेंगे भैया डिस्टेंस क्या है। देखो भैया एक बार प्लस वाले की डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या होगे, यस सर, प्लस वाले यहाँ से और यहाँ तक की पी तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, √r² प्लस l²। अगर अगले सेक्शन में हम माइनस क्यू के लिए देखेंगे, पी तक की डिस्टेंस कितनी है, √r² प्लस l², यानी कि दोनों के लिए कैसी है, दोनों के लिए सेम है भैया, कैसे भैया, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब है ये हो जाएगी r² प्लस l² का क्या हो रहा था वहां पे, अंडर रूट हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा। तो इसका मतलब E1 को हम कैसे लिख सकते हैं, E1 को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो। इसे क्या कह दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब की बार किसके लिए निकाल लो, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो भैया बिल्कुल सेम टू सेम E2 भी ऐसे निकल जाओगा। माइनस का माइनस प्लस का इंटेंसिटी में कोई खेल ही ना रहता, क्योंकि डायपोल के कारण देख रहे हैं तो इंटेंसिटी हमेशा प्लस ही रहती है। तो क्यू अपॉन बिल्कुल सेम टू सेम यही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, ठीक है भैया। और E2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये टर्म्स आ जाओगे और इसे इक्वेशन नंबर आप सेकंड कह देंगे, ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर सेकंड कह देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में तो किसी को कोई दिक्कत समस्या ना। अच्छा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखने लगे हम, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, यानी कि पी पॉइंट पे परिणामी तीव्रता, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता देखते हैं भैया परिणामी तीव्रता कितनी थी। तो परिणामी तीव्रता बताई तो थी मैंने ऊपर ही आपको, कितनी थी भैया, जल्दी से बताऊंगा भाई कितनी थी। परिणामी तीव्रता का एक फॉर्मूला था, E था 1 E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, यही तो था टर्म्स। तो जल्दी से E1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वाली यहाँ पुट अप कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है भैया। और ये क्या हमारी कोस थीटा, कोस थीटा ऐसे इसकी टर्म्स नोट कर देंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है भाई। और यहाँ पे कोस थीटा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी यहाँ से। और जल्दी से हम क्या काम करेंगे, जल्दी से हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम दोनों सेम टर्म्स हो रही है तो E लिख सकते हैं भैया इसे 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ये क्या बन जावे, कोस थीटा, क्या बन जावे ये हमारा कोस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, डायग्राम से कोस थीटा की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, कोस थीटा की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, चेकआउट करके देखते हैं भैया एक बार। कोस थीटा वैसे हमारा क्या होता है, अगर जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है तो ये पढ़ के आए होगे, लाल बट्टे कका सब पढ़ के आए होगे यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हो गए। इससे क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस यानी कि इसे बोलते हैं आधार बटे कर्ण। तो एक बार जल्दी से डायग्राम में देख लेंगे कि हमारा आधार यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है। जल्दी से एक बार डायग्राम में देखेंगे भैया, देखो भाई हमारा, देखो एक बार ध्यान से, आधार तो हमारा कोई से भी देख लो, कोई से भी देख लो एल ही है। और हाइपोटेनियस कोई से भी देख लो, हमारा क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो कोई दिक्कत समस्या ना है यहाँ तक तो, ठीक है। तो एल की वैल्यू यहाँ से या कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाओगी भैया हमारी, जल्दी बताओ भाई कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाओगी हमारी। तो कोस थीटा की वैल्यू होगी हमारी, कोस थीटा की वैल्यू होगी एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आई है, ठीक है भाई। क्या आई है, कोस थीटा की ये टर्म्स आई है, ये यहाँ पे पुटअप करो जल्दी से। तो E = 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है भाई। और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये टर्म्स है ना, है। जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। और इसे आगे सोल्व करते हुए करेंगे भाई जल्दी से, ठीक है भैया। जब हम सोल्व करेंगे तो देखो E = 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन इसकी पावर एक है यो, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी है यहाँ पे एक है, ऊपर क्या है एल है। जो भाई अंडर रूट होता है उसकी पावर कितनी हो जाती है, जल्दी से बताओ, जो अंडर रूट टर्म्स होती है उसकी पावर होती है 1/2, आधार सेम होगी तो पावर कैसे हो जाओगी, ऐड हो जाओगी, ठीक है भैया। ऊपर तो डायरेक्टली एक रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। तो 2QL और नीचे क्या बनना होगा यो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का कितनी बननी होगी पावर, आप कहोगे 3/2 बननी है, आप कहोगे 3/2 बननी है, ठीक है भैया। कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक, जल्दी से बताओ एक बार, कोई दिक्कत समस्या ना। तो इसका मतलब है आगे करोगे इसे तो E = क्या आ जाएगा हमारा, E = आ गया हमारा भैया
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू 2 गुना क्या बन जाओगे, Q गुना 2L। ये P बनना है ना, क्योंकि P इजकल टू क्या होता है, Q गुना 2L होता है। ठीक है, तो ऊपर ये क्या बन गया, P बन गया। ठीक है, और नीचे ये टर्म्स तो है ही हमारी, R² प्लस L² का कितना, 3/2। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, थंब करके बताओ जल्दी से। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हम क्या काम करते हैं भैया, हम क्या काम करते हैं यहाँ से। हम ये देखते हैं R² और L² वाली टर्म्स में कुछ हो सकता है क्या। तो आप कहते हो मेरे से, आप कहते हो कि R जो है ना बहुत बड़ा है, किसके मुकाबले, L के मुकाबले। तो इसका मतलब है L² वाली टर्म्स एक कुछ जीरो के रेस्पेक्ट में मान लेंगे। ठीक है, तो E की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाओगी, E की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, जैसे ये L² की टर्म्स यहाँ पे जीरो भरूँ तो R² की वैल्यू यहाँ पे कितनी बन जाएगी, चलो जीरो भी धर के दिखा दी, और 3/2। ठीक है भाई, तो E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, 2 से 2 कट जाओगा, R की पावर थर्ड आ जाएगा। आ गया भाई। ठीक है भाई, न्यूटन पर कुलाम। कोई किसी को भी दिक्कत समस्या हुई हो तो एक बार थंब कर दो, मतलब रिपीट लिख दो। अगर समझ में आ गया हो तो सभी थंब कर दो भैया एक बार, जल्दी से जल्दी एक बार सभी थंब कर देंगे यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। ठीक है भाई, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं भैया। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, जल्दी से बताऊंगा भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब एकदम। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है भाई, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। एक बार यहाँ तक का नोट कर लेंगे भाई सभी, एक बार यहाँ तक का नोट कर लेंगे और फिर हेडिंग देखते हैं क्या है भैया नेक्स्ट। ठीक है भैया, नोट कर लेंगे यहाँ तक। तो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं भैया, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या है हमारी नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है, एक बार सभी ये जल्दी से बताऊंगा, कोई दिक्कत समस्या तो ना हो रही किसी भी स्टूडेंट को। जल्दी बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना हो रही। जल्दी बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना हो रही किसी को भी। हाँ भाई, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना हो रही किसी को भी। क्लास एकदम सर जी, अब कल ही ले लेना। ठीक है भैया, क्लास। ठीक है, अब जिसको भी कोई इंपॉर्टेंट काम हो रहा हो वो कर लो अपना, केवल एक स्टूडेंट जुड़ा रहा होगा, फिर बाद में लाइव स्ट्रीम देख लेना, आप जो है बाद में देख लेना रिकॉर्ड वीडियो। तो हेडिंग है हमारी, हेडिंग है हमारी एक समान, एक समान, एक समान, एक समान, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में रखे, में रखे, में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला, पर लगने, लगने वाले, लगने वाले बल आघूर्ण, बल युग्म का, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है भैया, बल युग्म का आघूर्ण। और इंग्लिश में इसकी हेडिंग है भैया हमारी मोमेंट, एक बार हेडिंग सभी नोट कर लेंगे। मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन, ऑन एन इलेक्ट्रिक, ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस, प्लेस इन एन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भैया, तो ये हेडिंग है भाई हमारी, एक बार सभी नोट कर लो यहाँ तक का। ठीक है भाई,
एक बार सभी नोट कर लो यहाँ तक का, ठीक है। और इसका एक बार ध्यान से क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक बार ध्यान से डायग्राम भी देखेंगे भाई, ठीक है भाई। फिर इसका डायग्राम भी देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपसे, क्वेश्चन कह रहा भैया आपसे वो क्या कह रहा है, देखो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है भाई। और क्वेश्चन यहाँ से मोमेंट ऑफ कपल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, भैया एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, मान लो ये पेन ही रखा हुआ था और इस पर कोई मान लो एक तरीके से फोर्स लग गया, फोर्स लग गया और इसने इसे घुमा दिया, क्या करा, घुमा दिया। तो उसको देखेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा हमारा, समझ में आया क्या बताया मैंने। मान लो ये मेरा मार्कर है, मान लो ये डायपोल है, इंगे नेगेटिव है इंगे पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल है और इसे घुमा दिया हमने, तो घुमाने में जितना भी वर्क करा उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट का देखना है हमें। एक बार देखो भाई डायपोल कैसा रखा हुआ था पहले, देखो अब ऐसा हो गया, मान लो पहला हमारा नॉर्मल केस बताता हूँ आपको, नॉर्मल केस बताता हूँ। पहले इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा रखा होता था कि माइनस क्यू और ये क्या है प्लस क्यू, ऐसा रखा होता था भाई, ठीक है। यहाँ पे ये जीरो ये मतलब ओ रहता था, ये माइनस और ये प्लस, इस तरीके से ये एल ये एल। तो अब क्या करा, ये ऐसा रखा था और इसे ऐसा उठा दिया, ऐसा उठा दिया, ठीक है भैया। ये माइनस और ये प्लस वाला यहाँ पे चला गया अब की बार। तो ये जो उठाने में ये जो ऐसा घुमाने में काम करना पड़ा, ये कितना करना पड़ा, ये वाली टर्म्स हमें समझानी है। इसमें क्या करना है, ये वाली टर्म्स हमें समझानी है कि पहले ऐसा रखा हुआ था अपने स्थान पे और ये ऐसा रखा हुआ था, ऐसा घुमा दिया, तो घुमाने में क्या काम करना पड़ा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये वाली टर्म समझानी भैया हमें, क्या समझानी है, ये वाली टर्म समझानी है। आप समझ गए अच्छे तरीके से, तो डायग्राम बना लो कि अगर घुमा दिया तो कितना वर्क बना इसका, ठीक है भाई। देखो भाई पहले इस प्रकार से रखा हुआ था, मान लो पहला क्या था, इस प्रकार से रखा हुआ था, ठीक है भाई। ए इस प्रकार से रखा हुआ था, मान लो इस स्थिति में रखा हुआ था, इधर तो माइनस क्यू था और इधर क्या था प्लस क्यू था। लेकिन अब क्या हुआ, यो थोड़ा सा उठ के चला गया, यहाँ पे चला गया उठ के, ठीक है, यहाँ पे उठ के चला गया, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा प्लस क्यू, कैसा बन गया प्लस क्यू। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है डायपोल की, आप कहोगे 2L होती है, कितनी होती है भैया 2L होती है। यहाँ से इसने उठने में कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। तो भैया एक बात बताओ भैया मुझे जरूर, एक बात बताओ मुझे जरूर सभी बालक एक बार ध्यान से, अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर बाय द वे मैं पॉइंट चार्ज पार्टिकल मान लो कहीं भी रखूं, अगर मैं पॉइंट चार्ज पार्टिकल मान लो कहीं भी रखूं, मान लो यहाँ पे रखूं, या एक ऐसे कंडीशन मान के चलो आप कि यो इस तरीके से, यो एक इस तरीके से उसमें रखा हुआ है, इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है भैया, ऐसा रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है। एक बात बताओ जल्दी से, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाओगी, आप कहोगे ये वाली तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा लेते हैं तो कैसी आती है हमारी, साइन की टर्म्स में आती है, और ऐसा लेते हैं तो कैसी टर्म्स में आती है, कोस की टर्म्स में आती है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाओगी, 2L साइन थीटा जाओगे। एक बार सभी डायग्राम बना लो, एक बार सभी डायग्राम बना लो, फिर बताता हूँ इसके बारे में अच्छे से, ठीक है भाई। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझ लो, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा रखा हुआ था, उसे ऐसा उठा दिया, तो ऐसा घुमाने में कितना वर्क करा भाई, घूमते वक्त एंगल हो गया थीटा। और ये जो है हमारा ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो लाइन से ऐसे दिखाई दे रही है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या हमारा यो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र, कैसा है भाई यो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो ये हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली जो ऊपर से नीचे की, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L हो जाएगी। अब एक बात बताओ, एक फोर्स तो इसमें माइनस क्यूब है, बाहर की तरफ ने लगता है, ठीक है, हमें दो मतलब एक माइनस क्यूब है तो बाहर की तरफ ने लगता है एक फोर्स, ऐसी प्लस क्यूब है बाहर की तरफ ने फोर्स लगता है। तो बाहर की तरफ ने लगने के कारण ये हर बार ऐसा घुमाते रहेंगे, इसे क्या करते रहेंगे, ऐसा घुमाते रहेंगे, ठीक है भाई। कोई दिक्कत समस्या तो ना, एक बार डायग्राम बना लो बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है भैया, एक बार डायग्राम बना लो बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ जल्दी से, ठीक है, जल्दी से। और सभी एक 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 बात बताओगे, एक बात बताओगे मुझे कि भैया टॉर्क का क्या फॉर्मूला रहा है, बल आघूर्ण का क्या फॉर्मूला रहा है, टॉर्क का क्या फॉर्मूला रहा है, बल आघूर्ण का क्या फॉर्मूला रहा है, ठीक है।
तो आप कहोगे टॉर्क का तो भैया एक ही फॉर्मूला रहा है, टॉर्क एक तरीके से किसके तरीके से काम कर रहा है, बलाघूर्ण, बलाघूर्ण एक तरीके से कार्य के तरीके से काम कर रहा है। देखो अगर कोई आपसे पूछने लगा भैया टॉर्क और वर्क में क्या है सिमिलरली, तो बस एक ही बात की सिमिलरली है, ठीक है। वर्क और टॉर्क एक ही चीज है, बस वर्क तो किसी भी जगह मतलब वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसका टॉर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है मतलब थोड़ा सा घुमाने में करना पड़ा कार्य, तो ठीक। बस टॉर्क वाले में वर्क के तरीके से तो है ये, बस यो वाला जो टॉर्क है ये थोड़ा घुमा देवा है, देखो यहाँ से पता लग रहा होगा, बल जो घुमाने का काम कर रहा है। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाता है, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, लंबवत दूरी। तो टॉर्क बराबर एफ मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बताई थी मैंने इसकी आपको, क्या बताई थी, 2L साइन थीटा, क्या बताई थी, 2L साइन थीटा। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी यहाँ तक, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी यहाँ तक, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ मुझे, एफ का इंटेंसिटी के टर्म्स में क्या फॉर्मूला रहा है, आप कहोगे वी नो डेट ई इक्वल टू, तो हमारा एफ अपॉन क्यू नोट रहा है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट रहा है इस तरीके से। अगर आप वेक्टर फॉर्म में ना लेना चाहते, बाय द वे आप वेक्टर फॉर्म में ना लेना मैग्नीट्यूड टर्म्स में चाहते हो, तो ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट होगा, ठीक है। और जैसे ही आप ये वाली एफ की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्या बनेगी, एफ इक्वल टू हो गया ई क्यू नोट, और ये वाली एफ की वैल्यू को आप यहाँ पे पुटअप करोगे जाके, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाओगी, आप कहोगे टॉर्क इक्वल टू हो गया ई क्यू नोट मल्टीप्लाई 2L साइन थीटा। और इस वाले टर्म्स को मैं क्या कह दूंगा, तो टॉर्क ये वाला तो मेरा क्या बनना है, ये तो डायपोल बनना है, तो ई यानी कि ये क्या बन गया, पीई, या क्या बन गया यहाँ पे साइन थीटा, ये बन गया भैया। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, क्योंकि हमें पता पी इक्वल टू क्या रहा है, क्यू गुना 2L है, जल्दी से नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ जल्दी से कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ। अगर इसे वेक्टर फॉर्मेट में दिखाना तुम्हें, क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट में दिखाना है, तो वेक्टर फॉर्मेट में एंगल का तो कोई मतलब ही ना, तो वेक्टर फॉर्मेट में टो वेक्टर इजिकल टू पी वेक्टर मल्टीप्लाई ई वेक्टर होता है, ये होता है भैया, ठीक है। ये इसकी वेक्टर फॉर्म होती है, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। एक बार जल्दी से थंब कर दो सभी, एक बार जल्दी से थंब कर देंगे भैया सभी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं भैया। एक बार सभी थंब कर दो भैया, एक बार सभी थंब कर देंगे, एक बार सभी स्टूडेंट थंब कर देंगे भैया। सर जी वेक्टर फॉर्म में साइन थीटा कहाँ गया, साइन थीटा देखो भाई, वेक्टर फॉर्म में जब क्या कभी एक बात बताओ, एंगल कोई डायरेक्शन शो करता है, एंगल तो कोई सी डायरेक्शन में भी ले लो आप, तो एंगल कोई एक ऐसा मेजरमेंट क्वांटिटी ना है जो वेक्टर को शो करा है यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से कभी भी जब वेक्टर फॉर्म हमें लिखे हम एंगल को नहीं दिखाते, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या तो ना, आगे चलते हैं, ठीक है भैया। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ भैया, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कौन सा टॉपिक, गॉस थ्योरम से रिलेटेड, काम चलेगा भैया अब, ठीक है। गॉस थ्योरम से रिलेटेड काम चलेगा भैया अब, तो थोड़ा ध्यान से समझना गॉस थ्योरम को करना कैसे कैसे है, ठीक है। गॉस थ्योरम को करना कैसे कैसे है, देखो भाई, गॉस थ्योरम से रिलेटेड काम चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया आपका, गॉस थ्योरम से रिलेटेड काम, ठीक है भैया।
तो सभी स्टूडेंट टॉपिक नेम जो कंसेप्ट मतलब टॉपिक है हमारा, इसमें जो टॉपिक है गोस थ्योरम, गोस थ्योरम। और गोस थ्योरम को करने से पहले, गोस थ्योरम को करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं। टॉपिक है हमारा गोस थ्योरम, और एग्जाम में गोस थ्योरम और एंड इट्स एप्लीकेशन ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपकी। एंड इट्स एप्लीकेशन ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है भाई, गोस थ्योरम और उसके अनुप्रयोग, गोस प्रमेय, गोस प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग। गोस प्रमेय टॉपिक है हमारा, गोस प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग, इसके अनुप्रयोग ध्यान से समझेंगे भैया, इसके अनुप्रयोग ध्यानपूर्वक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं आपके, ठीक है, 7.5 नंबर में भी और इंटरमीडिएट में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे से, और यहाँ से आगे आपको ग्रेजुएशन में भी यहाँ पे, और मतलब आगे तक यो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहने का मतलब यो है। तो इसको करने से पहले भैया गोस थ्योरम है तो हमारा यो कंसेप्ट पूरा, तो पहला गोस थ्योरम एक बार करने से पहले पहला हम यहाँ पे लिख देते हैं एक मोटी मोटी सी हेडिंग, एक मोटी मोटी सी हेडिंग लिखते हैं कि पहले हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ लें भैया, कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ लें। क्या पढ़ लें भैया, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट के बिना गोस थ्योरम बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, बेसिक कंसेप्ट के बिना गोस थ्योरम बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है भैया, तो देखते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको मैं बताता हूँ एक बार ध्यान से। ठीक है भैया, बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। अगर मैंने आपसे कहा, अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास दो तरीके की चीजें होती है संसार में, एक तो होती है 2D, कैसी होती है, एक होती है 2D और एक होती है भैया 3D। एक कैसी होती है, 3D। ठीक है, जो 2D वाली चीजें होती हैं, जो 2D वाली चीजें होती हैं, ठीक है, तो उन्हें जो एंगल मेजर, उन्हें नॉर्मली एक एंगल के द्वारा, यानी कि इस 2D को हम प्लेन भी कह देते हैं, ठीक है, तल भी कह देते हैं, या फिर 2 डायमेंशनल भी कह देते हैं इसे, दो विमीय भी कह देते हैं, 2 डायमेंशन भी कह देते हैं इसमें, 2 डायमेंशनल। ठीक है, इसे हिंदी में द्विविमीय भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं भैया, द्विविमीय भी कह देते हैं। कोई दिक्कत समस्या। और जो 3D होती है, 3D, ठीक है भैया, इसे हम 3D, 3D की मतलब है 3 डायमेंशन होते हैं इसमें। कितनी होती है, 3 डायमेंशन होती है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, तीन विमीय। ठीक है भैया, तो इन दोनों के कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा बहुत बढ़िया तरीके से। क्या करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया तरीके से इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। देखो भाई ध्यान से, अगर मैं आपसे कहने लगूं, अगर मैं आपसे कहने लगूं कि भैया इसके 2D में जितने 2D की जो भी चीजें होती है, इसे मेजर करने के लिए हम किस किस की प्रयोग करते हैं, हम किसका प्रयोग करते हैं भैया, आप कहोगे एंगल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हो, एंगल का। एंगल का मतलब थीटा का प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग करते हो भैया, थीटा का प्रयोग करते हो। ठीक है, आप अगर इसके लिए कोण का प्रयोग करते हो, थीटा का प्रयोग करते हो। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या ना। और इसे हम थीटा को मेजर किस में करते हैं, आप कहते हो हम थीटा को मेजर करते हैं रेडियन में। इसमें मेजर करते हो, रेडियन में। किसे मेजर करते हो, रेडियन में। लेकिन अगर मैं यहीं इसकी बात कर लगू 3D वाले की, तो भैया इसके अगर एंगल को आपको मेजर करना है, ठीक है, तो इसे रिप्रेजेंट करा करेंगे हम ज्यादातर, इसके एंगल मेजर करा करेंगे ओमेगा में। किसमें रिप्रेजेंट करा करेंगे, ओमेगा में। और इसे इसके जो होते हैं हमारा, तो इसका इसका जो होता है केस, वो किस में मेजर करा जाओगा, मेजर जो करा जाओगा स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन में। ठीक है भैया, किसमें मेजर करा जाओगा, स्टेरेडियन में। तो जितने भी सॉलिड, इसे बोलते हैं सॉलिड, जितने भी हमारे सॉलिड एंगल होते हैं उसके उसको किस में पढ़ते हैं हम सारे को, 3D में पढ़ते हैं। अब इनके कंसेप्टों को और थोड़ा सा आगे, ये चीजें अभी आपको समझ में आने लग जाओगे, आप 1 मिनट का वेट कर लो बस। ठीक है, अगर आप कहते हो भैया एंगल का क्या केस होता है, तो आप कहोगे भैया एंगल इस तरीके की स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंगल इस तरीके की स्ट्रक्चर है, ये तो होगी आपकी आर्क, ये तो होगी आर्क, और ये होगी आपका थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, यो रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, रेडियस। ठीक है भैया,
ये तो होगी इसकी, हिंदी में इसे बोलते हैं चाप, इसे क्या बोलते हैं चाप, और इसे बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं भैया, त्रिज्या। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना। और मैं अगर इसे रिप्रेजेंट करने लग जाऊं आर्क को तो एस से, और रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, आर से, तो मेरा यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा, मेरा यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा बहुत गजब सा। क्या फॉर्मूला बन के आ जाएगा कि भैया एंगल इजिकल टू जो होता है हमारा फॉर्मूला, एंगल इजिकल टू जो होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है भैया, क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। अब आर्क क्या है, मान लो आर्क यानी कि चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक है भैया, क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। अब ये वाली बात को थोड़ा सा और वे में देखने लगो, एंगल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किससे, थीटा से। ठीक है, और चाप को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं एस से, यानी कि आर्क को रिप्रेजेंट करता हूँ एस से, और रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, आर से। तो थीटा इजिकल टू एस बाई आर आ गया। ठीक है, वहीं यदि सॉलिड एंगल की बात कर लगू, मैं सॉलिड एंगल की बात कर लगू, इस प्रकार के एंगल, इस प्रकार के, जैसे हम अगर आपसे मैं कह लगूं कि भैया कौन कौन सी ऐसी चीज है जो 2D में आती है, जो जो छप जाए वो 2D में, जो ना छपे वो 3D में। ठीक है भैया, अभी मैं इसका कंसेप्ट अभी बता रहा हूँ आपको एक साइड में और। ठीक है, चलो एक साइड में हम इसे थोड़ा सा मिनी कर लेते हैं, हम इसे थोड़ा सा मिनी कर लेते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा मिनी कर लेते हैं और हमें यहाँ से चीजें अब पता लगेगी कैसे। देखो भाई, अगर मैं आपसे कह लगूं 2D में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो 2D में वे चीजें आती हैं जो पेपर पे छप जाएं, पेपर पे ट्रेस हो जावे, पेपर पे बिल्कुल रिपीट हो जावे, पेस्ट हो जावे, छप जावे। ठीक है, पेस्ट हो जावे। कैसे, जैसे अगर मैं आपसे कह लगूं हमारी, जैसे लंबाई और चौड़ाई दोनों इसमें आ जाती है, तो एरिया वाली क्वांटिटी किस में आ जाती है हमारी, किस में आ जाती है, ये 2D में आ जाती है। आप कह लगो कि भैया हमारा एक, आप देखो सर्किल जो होता है, सर्किल, सर्किल आराम से छप सकता है ना। एक तो आपको मैं बॉल दे दूं, एक मैं बॉल दे दूं और एक हाथ में पहनने वाला कोई कड़ा दे दूं, ठीक है, जो आप पहनते हो। अगर दोनों को छापने के लिए कहूं, है तो दोनों गोल ही, लेकिन कड़ा तो आसानी से आपका पेपर पे छप जाएगा, लेकिन बॉल आपकी है गोल ही, लेकिन वो नहीं छप पाने की, तो बॉल तो होगी 3D। और जो वो आपका कड़ा है, आपने जो पैर रखा था हाथ में, वो कैसा था आपका, वो कैसा, किसका एग्जाम्पल है, 2D का। तो सर्किल किसका एग्जाम्पल है, 2D का। सर्किल किसका एग्जाम्पल है, 2D का। वृत्त किसका एग्जाम्पल है, 2D का, क्योंकि आसानी से छप जा रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं इसके 3D के एग्जाम्पल के बारे में बात करने लगूं, तो स्पेयर, स्पेयर यानी कि कोई भी गोला, कोई भी गोला, जैसे बॉल होगी हमारी, कोई हमारी बॉल होगी, तो वो कैसी स्ट्रक्चर को शो करा है, 3D को। गेंद जो है कैसी स्ट्रक्चर को शो करेगी, 3D को। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं, अगर मैं आपसे यहां से एक बात कहूं, क्या, कि भैया कि अगर ये सेंटर पॉइंट है इसका, और यहाँ से यहाँ तक ये, इसको अगर जैसे एक आप तरबूज में से फांक काट दो, ऐसे स्लाइस काट दो, ठीक है, और बाहर यहाँ पे एक, इसे इसे यहाँ पे इस एंगल को ऐसे ऐसे घुमा दो, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना है, डी ओमेगा। यहाँ पे जो एंगल है ये कितना है, डी ओमेगा। और ये पूरा सिस्टम जो बना हुआ है आपका, ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है आर्क का, जो काम करेगा वो कौन काम करेगा, डी ए करेगा। और यहाँ से यहाँ तक की जो ये रेडियस है, ये किसका काम करेगी, ये स्मॉल आर का काम करेगा, और यहाँ पे ओ पॉइंट है। तो हमारा डी ओमेगा क्या हो जाओगे, यहाँ से आप कहोगे डी ओमेगा, तो एंगल था, एंगल जैसे यहाँ पे लिया था एंगल, आर्क कितनी है, आप कहोगे आर्क के स्थान पर डी ए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि भैया यहाँ पे आर रखा है या आर स्क्वायर। एक बात बताओ भैया, आप क्या लेके चल रहे हो, यहाँ पे क्या लेके चल रहे हो, एरिया ही तो लेके चल रहे हो। और एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एक साइड के साथ थोड़ी ना आ सकता एरिया, तो कौन सी दो चीजों के साथ आएगा, क्योंकि दो बार रेडियस ली जाओगी। तो एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से गॉस थ्योरम के लिए आया, ये मेरा वर्किंग फॉर्मूला आ गया। थोड़ा सा ध्यान रखना भैया आपको इस वाले फॉर्मूले का, ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है भैया। जब मैं आपको कहूंगा कि मैं आपको समझा के आया था कि गॉस थ्योरम में डी ओमेगा की वैल्यू डी ए बाई आर स्क्वायर होती है, कैसी होती है, डी ए बाई आर स्क्वायर होती है। कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं भैया, चलो आगे देखते हैं भैया। एक बार जब तक की बात समझ में आ गई, एक बार नोट कर लो सभी, एक बार सभी नोट कर लो यहाँ तक का, ठीक है भैया।
एक बार नोट कर लो और सभी थंब कर देना भाई, एक बार सभी थंब कर देना भैया। एक बार सभी थंब कर देना भैया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं एक बार। तो यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई कि डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर कैसा रखा। अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ से एक टर्म्स और कहता हूँ कि अगर ये वाला इस तरीके से आप यहाँ पर एक पॉइंट है और इस तरीके से ले रहे हो, एक्स एक्सिस में से ले रहे हो, एक्स एक्सिस में कोई भी टर्म्स लेकर चलते हैं, तो ये वाली जो टर्म्स आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो एरिया है, इसे लेकर चलता हूँ मैं डी ए कोस थीटा के साथ। किसके साथ लेकर चलता हूँ? डी ए कोस थीटा के। और ये क्या है? मेरी रेडियस आर है। ये ओ पॉइंटर ये वाला क्या था? हमारा डी ओमेगा था। तो इसका मतलब है इस केस में अब की बार डी ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाओगी? डी ओमेगा की वैल्यू हो जाओगी डी ए, क्योंकि आर का अब की बार ये बननी कोस थीटा और ये क्या बननी है नीचे? आर स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया मेरा, एक फॉर्मूला ये भी हो गया। अब आप कह रहे हो कि भैया ये डी ओमेगा एक टर्म्स और आती है, डी ओमेगा की टर्म्स एक टर्म्स और याद रखनी है आपको, डी ओमेगा की वैल्यू 4 पाई। अब डी ओमेगा की वैल्यू 4 पाई का मतलब है डी ओमेगा दो बेर चक्कर लगा हुआ है, एक बेर तो ऐसा चक्कर लगा होगा और एक बेर वापस ऐसा चक्कर लगा होगा, तो दो बेर चक्कर लगा इसके। तो दो बेर चक्कर लगने का मतलब क्या सा हो गया? 720 डिग्री का एंगल। तो डी ओमेगा कितनी बार चक्कर लगाता है भैया? दो बेर चक्कर लगाता है, तो इस वजह से इसका एंगल कितना हो गया? 720 डिग्री। तो 720 डिग्री को डी ओमेगा की जगह मैंने क्या लिख दिया? 4 पाई। कोई दिक्कत समस्या? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब आपको ये वाली सारी बात आसानी से समझ में आ गई। आपको दो टर्म्स याद रखनी बस गॉस थ्योरम के लिए। कौन कौन सी टर्म्स याद रखनी? एक तो ये वाली टर्म्स याद रखनी है हमेशा, ये वाली टर्म्स, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दो टर्म से ही काम हो जाएगा हमारा, दो टर्म से ही हमारा काम हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? चलो आगे बढ़ते हैं भैया, चलो भैया आगे बढ़ते हैं इसी बात पर, ठीक है। गॉस थ्योरम से इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। अगर गॉस थ्योरम पहला पढ़ने के लिए हो, सबसे पहला हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, यानी कि विद्युत विद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का मतलब है, मान लो कोई भी आपके पास क्लोज सरफेस है, मान लो ये कोई भी आपके पास क्लोज सरफेस है। चलो मैं इसे क्या कर लेता हूँ? सर्किल ही मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? सर्किल ही मान लेता हूँ। ये क्लोज सरफेस है और यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल के जा रही है। क्या निकल के जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल के जा रही है। यानी कि क्या निकल के जा रही है? ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या क्या निकल के जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं निकल के जा रही हैं। किस में से? रेखाएं किस में से निकल के जा रही है? यो कैसा है हमारा? क्लोज क्लोज सरफेस है, कोई यो क्लोज सरफेस है, ठीक है। या फिर इस तरीके से, और यो हाइपोथेटिकल है। कैसा है? काल्पनिक है, काल्पनिक है भैया, हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है यो, इमेजिनरी, ठीक है। और इस वाले के अंदर से क्या निकल के जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के जा रही है। इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्याओं को, इन्हीं नंबरों को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबरों को यानी कि संख्याओं को ही क्या कहेंगे? हम संख्याओं को ही क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो आप एक बात मोटे से तौर पे याद रख सकते हो, एक बात आप मोटे से तौर पे याद रख सकते हो कि भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रहा होगा हमारा, क्या रहा होगा? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक मोटे से तौर पे ये वाली बात होगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत विद्युत फ्लक्स का मतलब है, विद्युत फ्लक्स का मतलब है क्या? विद्युत फ्लक्स का मतलब है, विद्युत फ्लक्स का मतलब है किसी किसी पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से निकलने वाली निकलने वाली निकलने वाली निकलने वाली विद्युत विद्युत
क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। ठीक है भैया, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है भैया हमारा, जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, याद रखने का, एक बार देख लो ध्यान से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। और ई आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स आता तो हम लेते हैं यहाँ पे बी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा तो यहाँ पे क्या लेंगे ई। ई इजकल टू कहाँ से निकल के जा रही है, एक एरिया में से निकल के जा रही है भैया, एरिया में से निकल के जा रही है। कौन निकल के जा रही है, ई निकल के जा रही है, किस में से, एरिया में से निकल के जा रही है, छोटे से एरिया में से। तो फाई इजकल टू क्या जाओगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, कितना, डी ए वेक्टर। ठीक है भाई, इस तरीके से अगर ये आप क्या करते हो, डॉट प्रोडक्ट हटाते हो तो ई डी ए कोस थीटा आ जाता है, ई डी ए कोस थीटा आ जाता है। अगर आपस में ये कैसे हैं, ई बी और ए बी क्या है आपस में निकलने वाले, ये आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाए हुए, थीटा बराबर 0 डिग्री का, यानी कि पैरेलल है आपस में। कैसे हैं, आपस में पैरेलल हैं। तो इसका मतलब है यहाँ से फाई ई की वैल्यू कितनी आ जाओगी, फाई ई की वैल्यू कितनी आ जाओगी, ई डी ए आ जाओगी, ई डी ए। ठीक है भाई, कोई स्टूडेंट ई ए भी लिखना चाहे तो कोई दिक्कत समस्या ना, ये तो बस ई डी ए इस वजह से बताया हुआ कि छोटे से हिस्से में से निकल रहा है फ्लक्स। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, जल्दी बताओ यहाँ तक, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी, फिर आगे चलते हैं भैया। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। थंब कर दो भैया एक बार, एक बार सभी थंब कर देंगे भैया, एक बार सभी थंब कर देंगे। ठीक है भाई, ओके, बहुत बढ़िया। देखो भाई अगर अब हम समझते हैं, अब आ जाते हैं हमारी बारी किस पे, अब समझते हैं भैया गॉस थ्योरम क्या होगा। अब देखते हैं एक बार गॉस थ्योरम क्या रहेगी। गॉस थ्योरम का अब आया नंबर, गॉस थ्योरम पहला बेसिक कंसेप्ट था, इस बेसिक कंसेप्ट के बिना गॉस थ्योरम बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। ठीक है भैया, गॉस की प्रमेय। ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया आपकी। ठीक है, तो आप एक डायग्राम देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। एक हमारे पास इस तरीके की एक सरफेस है, इस तरीके की एक सरफेस है, इस तरीके की मान लो क्लोज सरफेस है वो। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से मतलब इस तरीके से इस तरीके से एंगल बनाकर ये वाले एरिया से क्या निकल रहा है, मान लो ये वाला एरिया किसका है, मान लो डी ए का एरिया है, ये किसका है, डी ए का एरिया। और यहाँ से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है भैया, तो ये वाला एंगल क्या बनता है इसका, डी ओमेगा। और ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी बनती है, आर है ये डिस्टेंस। अगर ये प्लस क्यू है तो यहाँ पे एक प्लस क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू नोट चार्ज रखा है, किस किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे रखा हुआ है, पी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। एक बात बताओ, प्लस है यो और यही प्लस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ ना होगा, क्योंकि प्लस प्लस ये क्या कर रहे होंगे, रैपल कर रहे होंगे। एक बार सभी डायग्राम को बना लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, एक बार सभी डायग्राम को बना लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं भैया। ठीक है, बन गया सभी का डायग्राम, एक बार ध्यान से देखेंगे भाई मेरे डायग्राम से आप क्या सीख के। ठीक है भैया, मेरे डायग्राम से आप क्या सीख के, देखो भाई अगर मैं इस छोटे से हिस्से को, ये जो आपका छोटा सा हिस्सा है, इस छोटे से हिस्से जो फ्लक्स निकल रहा है, इस छोटे से हिस्से जो फ्लक्स निकल रहा है, मैं ऐसा मान लेता हूँ छोटा सा फ्लक्स निकल रहा है डी फाई ई। क्या निकल रहा है, डी फाई ई। क्या निकल रहा है भैया, डी फाई ई निकल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या। डी फाई ई का फॉर्मूला क्या था, आपने कहा भैया ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है, आपने कहा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है। बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब। इस डी मैंने इस वजह से लगाया क्योंकि इस छोटे से हिस्से से निकल रहा, फिर अंत में क्या करूंगा, सारे हिस्से से निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से ई डी ए से स्टार्ट करते हैं, छोटे से हिस्से से निकल रहा, मान लो स्मॉल पार्ट से निकल रहा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ, स्मॉल पार्ट से निकल रहा फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स, फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब जैसे ही से डी फाई ई करता हूं मैं, डी फाई ई करता हूं, इसका डॉट प्रोडक्ट हटाता हूं तो आप क्या होगा, ई डी ए कोस थीटा आ जाता है आपका, क्या आ जाता है, ई डी ए कोस थीटा आता है। और आप सभी पढ़ कर आए हो एक
एक पॉइंट वी नो डैट ई वेक्टर ई की वैल्यू कितनी होगा भैया, ई की वैल्यू कितनी होगा पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए इंटेंसिटी 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। जैसे ही ई की वैल्यू यहाँ पे रखी तो आप क्या हो गए डी फाई इजकल टू कितना आ गया, डी फाई इजकल टू ये आ गया 1/4πε0 4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर। और हमारी ये जो ई तो हो गया यहाँ पे, और ये क्या था हमारे पास डी ए कोस थीटा, डी ए कोस थीटा। एक बात बताओ जल्दी से, मैं इस वाली टर्म्स को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डी फाई इजकल टू अगर ये क्यों तो इसके साथ भेज दो क्यू अपॉन 4πε0, क्यू अपॉन 4πε0 और डी ए कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। और जल्दी से बताओ मैं पीछे क्या बता के आया आपको, डी ए बाई कोस थीटा आर स्क्वायर की वैल्यू जल्दी से बताऊंगा भाई, कमेंट करके क्या बता के आया जल्दी से। सभी स्टूडेंट मेरे लिखने से पहले कमेंट करके बता देंगे क्या लिखवा के आया वैल्यू में, जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू कितनी लिखवा के आया हूँ, इसकी वैल्यू कितनी लिखवा के आया हूँ। तो आप कहोगे इसकी वैल्यू लिखवाई थी आपने डी ओमेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे क्या बताया कि डी ओमेगा इजिकल टू क्या बताया मैंने, डी ए कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। देख लो आगे ना टर्म्स यूज, मैंने पहले ही बताया था, इस टर्म्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। और अब एक बात बताओ, ये तो छोटे से हिस्से का आया, अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लगूं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लगूं पूरी क्लोज सरफेस से, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ऑल सरफेस से, पूरे पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स की बात कर लगो, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड का, क्या कर देते हैं पूरे का निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं भैया दोनों साइड का, ठीक है भैया। क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। और जब इंटीग्रेशन करते हो इससे तो डी हट जाओगा, तो यहाँ से तो आ गया फाई ई आ गया हमारा, ठीक है भाई। और ये तो कंपनी का कॉन्स्टेंट टर्म्स है 4πε0, और ये इंटीग्रेशन की टर्म्स यहाँ पे आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको, जल्दी से बताओ भैया क्या वैल्यू बताई थी मैंने आपको, कि पूरा ओमेगा घूमने में कितने डिग्री का एंगल बनाता था वो, जल्दी से बता दो जल्दी से। इसकी वैल्यू बनाता था वो कितनी 4π, कितनी बनाता था 4π। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन डी ओमेगा इजिकल टू कितना 4π, कितना 4π। तो जैसे ये 4π से ये वाला कट जाएगा तो फाई ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाई ई की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारी भैया क्या है गॉस थ्योरम, क्या है हमारी गॉस थ्योरम। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी। और ये जो गॉस थ्योरम है हमारी, ये किस में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, किस में है भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एक बार नोट कर लो गॉस थ्योरम किस में है, किसकी बात हो रही है यो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, क्योंकि गॉस थ्योरम भी कितने प्रकार की बन जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, वैद्युत स्थैतिकी में, वैद्युत स्थैतिकी में गॉस के पीरियड में है यो वैद्युत स्थैतिकी में, ठीक है भाई। ये वाली बात याद रखनी है आपको, ये किस में वैद्युत स्थैतिकी में गॉस के पीरियड में है यो, ठीक है। एक बार जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। एक बार थंब कर दो भैया सभी जल्दी से, एक बार जल्दी से सभी थंब कर देंगे भैया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, क्या देखते हैं इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है भाई एप्लीकेशन देखते हैं। एक बार सभी थंब कर दो भैया जल्दी से, एक बार सभी थंब कर दो भैया जल्दी से। एक बार जल्दी थंब कर दो भैया सभी, और फिर आगे चलेंगे और फिर इसकी एप्लीकेशन देखते हैं आगे, ठीक है। जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, जल्दी बताऊंगा कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, ठीक है। कर दिया भाई थंब, ठीक है। अब एप्लीकेशन देखते हैं गॉस थ्योरम की, क्या देखते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कौन कौन सी इसकी एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग क्या है इसके, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय के, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है भैया। गॉस प्रमेय के क्या अनुप्रयोग, ठीक है। एक बार ये देखेंगे तो गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग डेरिवेशन है आपका
इसका थोड़े से थ्योरी वाले पार्ट है, मैं आपको वे वाले अलग से नोट पॉइंटों में बता दूं। पहले डेरिवेशन पोर्शन वाली एप्लीकेशन देख लेते हैं इसकी, ठीक है भैया। आपकी पहले एप्लीकेशन वाली डेरिवेशन देख लेते हैं, मतलब डेरिवेशन वाली एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो आपकी पहली एप्लीकेशन का नाम है, हेडिंग लिखेंगे अनंत अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के एक समान एक समान एक समान आवेशित एक समान आवेशित एक समान आवेशित सीधे तार के निकट सीधे सीधे तार के सीधे तार के निकट निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भैया। और इसे देख लेते हैं भैया, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, इंटेंसिटी ऑफ इस वाली हेडिंग को लिख लेंगे सभी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली चार्ज यूनिफॉर्मली स्टेट चार्ज स्टेट वायर चार्ज स्टेट वायर ऑफ ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है भैया। एक बार नोट कर लो इस हेडिंग को और फिर आगे चलते हैं भैया, ठीक है भाई। एक बार नोट कर लो हेडिंग को, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, जल्दी से। जल्दी से एक बार हेडिंग को नोट कर लेंगे भैया। कर लिया भाई सभी ने, जल्दी बताओ। कर लिया भाई सभी ने, जल्दी बताओ। देखो भाई, इसमें कहना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन में कहना वो चाह रहा है, एक सीधा वायर लेना है, सीधा तार लेना है। कैसा लेना है, हमारा हमारा इनफाइनाइट लेंथ वाला एक वायर लेना है, ठीक है, एक वायर लेना है। और वो कैसा है, चार्ज है उस पर, यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि उस पर कुछ ना कुछ आवेश है। क्या है, उस पर कुछ ना कुछ एक समान आवेश है। तो किस प्रकार का तार है, एक बार देख लो भैया, कि ये तो आपने नोट कर लिया होगा, ये तो आपने नोट कर लिया होगा भैया। तो इसको एप्लीकेशन को एक बार यहाँ पे देख लो, एक बार यहाँ पे देख लो भाई। ठीक है भाई, इसकी एप्लीकेशन को एक बार देख लेंगे भाई, किस प्रकार से, ठीक है, एक बार देखेंगे भाई। अगर वो जो वायर की बात कर रहा है, वो जो वायर की बात कर रहा है, वो इस प्रकार के वायर की बात कर रहा है भैया। एक इस प्रकार का वायर है हमारा, और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब है उस पर पॉजिटिव चार्ज है भाई। ज्यादातर मेटलों पे कैसा चार्ज रहा है, पॉजिटिव रहा है। धातुओं पे कैसा चार्ज रहा है, पॉजिटिव रहा है, ठीक है भाई। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत समस्या, ऐसा एक वायर के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है। और एक बात बताओ यहाँ से, इसके चारों तरफ गॉसियन पृष्ठ बन जाती है। गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं, गॉसियन सरफेस किसे कहते हैं, एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस जो इसके चारों तरफ बन जाती है, किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चारों तरफ बन जाती है। तो आप इस इमेज को एक बार देखोगे, चलो मैं इसे बहुत बढ़िया सा बना देता हूँ, बड़ा सा बनाता हूँ, जिससे कि आपको इसका पूर्ण रूप से समझ में आवे, ठीक है भैया, पूर्ण रूप से समझ में आवे, ठीक है। देखते हैं भाई, अगर ठीक है, चलो अभी देखते हैं, एक मिनट, बड़ा सा बनाता हूँ एक बार डायग्राम, ठीक है, बड़ा सा बनाता हूँ एक बार डायग्राम। देखो भाई, डायग्राम क्या कह रहा है, डायग्राम है हमारा कि इस तरीके का मेरे पास एक वायर है। क्या है, इस प्रकार से मेरे पास एक वायर है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है भैया, ऐसे यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज है। इसके चारों तरफ इस प्रकार से एक गॉसियन सरफेस बननी है। क्या, गॉसियन सरफेस बननी है इस प्रकार से, गोल गोल। और वो एक सिलेंडर का रूप ले लेती है, किसका रूप ले लेती है, एक
सिलेंडर का रूप ले लेती है, इस प्रकार से एक रूप ले लेती है। ठीक है भैया, इस प्रकार से एक सिलेंडर का रूप ले लेती है। अगर मैं आप इस लेंथ, इस वायर की लेंथ की बात करूं, इस वायर की लेंथ है स्मॉल एल। क्या वायर की लेंथ है? स्मॉल एल। और यहाँ से एक पी पॉइंट है, इस यहाँ पे क्या है एक पी पॉइंट है, इस पे क्या है? एक पी पॉइंट है, यहाँ पे ये एक पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पे क्या निकालना? इंटेंसिटी निकालनी है। इधर नहीं, बाहर ने क्या निकलना? इधर से ही हमारा डी ए वैक्टर है, यही छोटा सा एरिया, और यहाँ से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है बाहर। ठीक है भैया, और यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है? स्मॉल आर है। ये क्या है? स्मॉल आर। एक बार सभी डायग्राम बना लेंगे, एक बार सभी डायग्राम बना लेंगे। ठीक है भैया, एक बार सभी डायग्राम बना लेकर, ये जो है हमारी, ये क्या है? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक इमेजिनरी सरफेस का बनना गॉसियन सरफेस कहलाता है। ठीक है भाई, गॉसियन सरफेस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। अब अगर मैं आपसे कहूं, मेरे पास एक एक वर्ड होता है लीनियर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बताया मैंने? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये वर्ड वहां पे यूज करा जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वर्ड वहां पे यूज करा जाता है जहां पर एक बीमिया की बात होती है। जो तार होता है हमारा, वो लीनियर ही तो होता है, बस उसमें लंबाई लंबाई तो होती है, चौड़ाई थोड़ी ना होती है भैया कुछ भी। कैसा होता है? लीनियर होता है, यानी कि रेखीय, रेखीय आवेश, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लैम्बडा होता है। और वो रेखीय आवेश, आवेश का मतलब क्यू ऊपर लो, और लीनियर है, लेंथ उसकी नीचे लो, तो लैम्बडा इजिकल टू क्यू बाई एल को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। मैं बस अभी खत्म कर दूंगा, ठीक है, अभी खत्म कर दूंगा, बस ज्वाइन रखियो। बस इस एप्लीकेशन के बाद मैं आपका खत्म कर दूंगा, फिर कल को करवा दूंगा बाकी एप्लीकेशन आपकी। ठीक है भैया, तो देखो आपको ये वाली बात याद रखनी थी। अगर मैं इसमें गॉस थ्योरम लगा लगूं, अब मैं इसमें अप्लाई करता हूँ केस, कुछ अप्लाई करता हूँ केस। अगर मैं आपसे कह लगूं इस वाले हिस्से में से क्या निकल रहा? फ्लक्स निकल रहा, तो डी फाई निकल रहा। ठीक है भैया, डी फाई निकल रहा, फ्लक्स निकल रहा है इस छोटे से हिस्से में से, इस वाले हिस्से में से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही होता है ना। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो आप क्या कहोगे? ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा कहते हो। और ई में ई और डी ए आपस में कैसे हैं? आपस में कैसे हैं? आपस में पैरेलल हैं। कैसे हैं? पैरेलल है। तो थीटा बराबर कितने डिग्री हो जाओगा? 0 डिग्री हो जाओगा। तो जैसे यहाँ पे रखेंगे, डी फाई की वैल्यू कितनी आ जाओगी? यहाँ पे डी फाई की वैल्यू, ये 0 रखते ही यहाँ पे क्या आ गया? ई डी आ गया। क्या आ गया भैया? ई डी आ गया। ये तो बात होगी छोटे से हिस्से की। अगर मैं पूरे की टोटल टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने लगूं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने लगूं, टोटल के लिए क्या करना पड़ा है भैया? टोटल के लिए जल्दी से बताओ क्या करना पड़ा है? आप कहोगे टोटल के लिए करना पड़ता है भैया इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन डी फाई इजकल टू इंटीग्रेशन ई डी ए, और यह ई बाहर चला जाओगा, और इंटीग्रेशन क्या आ जाओगा? ई डी ए। ठीक है, और यहाँ से ये कट गया, तो ये आ गया फाई ई इजकल टू क्या आ गया? ई इंटीग्रेशन डी ए। अच्छा, एरिया किसका? एरिया बताना है किसका? यो बेलन बनना है, सिलेंडर बनना, तो इसका क्या होगा? 2 पाई आर एच, 2 पाई क्या होगा? जल्दी से बताएंगे इसका एरिया कितना रहा होगा भाई? जल्दी बताओ भाई, इसका एरिया कितना रहा होगा? तो फाई इजकल टू ई क्या रहा होगा? 2 पाई आर एच। और एच हाइट कितनी बताई थी मैंने वहां पे? एल बताई थी। और यहाँ से फाई की वैल्यू यहाँ पे गॉस थ्योरम लगा दो। तो गॉस थ्योरम क्या कहते हैं? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया? ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाओगे? अगर हम यहाँ से देखने लगे ई की वैल्यू कितनी आ जाओगे, तो ई की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल। तो भैया क्यू बाई एल की वैल्यू क्या बनी बताई थी मैंने? लैम्बडा बताई थी ना। तो ई की वैल्यू आ जाओगी लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया, ये इसका आ जाएगा इस वाले के लिए। कोई दिक्कत समस्या बताओ जल्दी से? समझ में आ गया भाई सभी को? जल्दी से समझ में आ गया? थंब कर दो भाई, और बाकी कल करा दूंगा। ऑल द बेस्ट सभी को। ठीक है भैया, ठीक है, समझ में आ गए? जल्दी थंब कर दो भैया एक बार। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट सभी को।